में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं कि और फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट को हम लेके चल रहे हैं। इसमें 60 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं, उनको हमने लेके चला हुआ हूँ। ये जो है बोर्ड एग्जाम पे काफ़ी हद तक पूछे भी गए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस रूप में पूछे गए हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे की ओर क्वेश्चन आंसर। चलिए ये नेक्स्ट पहला क्वेश्चन मेरा यूपी बोर्ड स्पेशल 60 क्वेश्चंस जो कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें आपको रेगुलर हर 2-3 दिन पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आप लोगों ने 2 मात्रक पढ़े होंगे। पहला तो उसकी जो है हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि उसका जो मात्रक परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इक्वल टू द F/Q0, यानी एकांक परीक्षण धनाभास को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इस अनुसार से इसका मात्रक, पहला मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा मात्रक आपको न्यूटन पर कूलाम का भी ऑप्शन वहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा भी ऑप्शन आपके पास आ सकता है जो हम विभव प्रवणता पढ़ते थे, यानी विभव प्रवणता इक्वल टू द ई इक्वल टू द माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स की बात हम पढ़ते थे। वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। तो आप लोगों को बोर्ड की एग्जाम में ये पूछा जा सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। ऑप्शन आपका हो सकता है उसमें न्यूटन पर कूलाम, ये भी ये हो सकता तो ये सही है, अन्यथा वोल्ट प्रति मीटर ये सही हो सकता है। दोनों में से कोई ना कोई एक हर साल आता है, हर दूसरे साल, हर साल लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि इसका मात्रक क्या है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की शीलता का मात्रक क्या है। वैद्युशीलता का मात्रक क्या है, वैद्युशीलता क्या है। ठीक है, वैद्युशीलता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की वैद्युशीलता को ही अगर आप ले लेते हो तब भी पर काम चल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इसका मात्रक क्या है। आपने अभी कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम को लगने वाला बल, यानी 2 बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र इसका जो शीलता का मात्रक है वो आराम से यहाँ से आप निकाल सकते हो विद्युतशीलता का मात्रक। तो विद्युतशीलता एप्सिलॉन, इसका मात्रक न्यूटन हो गया, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा जो मात्रक है इसका कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस टर्म में ही ना लिख के आप लोगों ने देखे हो कि इस तरीके से भी इसको लिख दिया जाता है कि कई दफ़ा यूनिट को लिखने का तरीका ही सिर्फ बदला होता है। यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है कूलाम स्क्वायर मीटर टू पावर -2 इंटू न्यूटन, इस तरीके से भी लिख के आ सकता है। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर टू पावर -2, इस तरीके से भी बात वही है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिछले साल आपका क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इस सीरीज में रखना अनिवार्य समझा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये बढ़े, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये CBSE बोर्ड का पेड क्वेश्चन है। वहाँ हमेशा पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कन्फ्यूजन क्या आप लोग करते हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा आपने पढ़ा है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश के अभिलंबोत निकलती हैं बाहर की ओर और ऋण आवेश के अभिलंबोत प्रवेश करती हैं। ठीक है, यानी इसकी जो दिशा हो जाती है वह धन से ऋण की ओर हो जाती है। आपको ये याद कर लेना है कि इसकी दिशा धन से ऋण की ओर हो जाता है। आप लोगों को ये पता होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश के लंबवत निकलती हैं, ऋण आवेश में समाप्त होती हैं, इसलिए इसकी जो दिशा है धन से ऋण की ओर है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह धन से ऋण की ओर होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी धातु के पृष्ठ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पृष्ठ पर कितना आवेश होगा तथा आवेश की प्रकृति क्या होगी। पहली बात तो किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने उस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु को उदासीन रखने के लिए अब प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है, ये तो आपको पता ही है। तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो सीधे सीधे ये ऋण धन आवेश हो जाएगा। ऋण इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यहाँ जो आवेश की प्रकृति है वह निगेटिव हो जाएगी। अब कितना उस पर आवेश है, Q इक्वल टू द NE वाला फार्मूला लगा सकते हो, जहाँ पर E इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, वो तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब E की वैल्यू ये रख सकते हो। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, थोड़ा देखते हैं। Q इक्वल टू Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² ये आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, 1685 5 5 8 1685, यानी 8 इंटू ये जो आंसर आपका आ जाएगा वह आ जाएगा Q इक्वल टू द 8 इंटू 10⁻⁻⁹ और +2 ये जुड़ेगा आपस में, तो जुड़ेगी तो पावर घटेगी -17 कूलाम का, यानी ये आपका आंसर सही होगा इस केसेस में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है इसका मात्रक लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन मेरा 2 बार हो गया। विद्युत क्षेत्रशीलता भी पूछ ली है, एप्सिलॉन नॉट क्या है ये कई दफ़ा पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। इसका मात्रक तो आप अभी हम बता चुके हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, रिपीट हो गया है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखा जाता है। समान तथा विपरीत प्रकृति याद रखिए, यानी वो समान होने चाहिए परिमाण में लेकिन प्रकृति उनकी विपरीत होनी चाहिए, वही वैद्युत द्विध्रुव है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण से इसको नापते हैं। तो यहाँ पर कई दफ़ा क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसका मात्रक का मतलब होता है वो उसके आघूर्ण का मात्रक पूछना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से उसमें दिया हुआ था आपके अंसाल्ट में, तो इसी तरीके से मैंने करेक्शन थोड़ा इसमें कर दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हो। वैद्युत द्विध्रुव तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका जब दो द्विध्रुव क्या हो गया, जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार बने निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हो, आघूर्ण की बात हम लोग कर लें, उसे P से निरूपित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा उसकी कुल दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट किया जाता है, तो P इक्वल टू द Q इंटू ट्वाइस L होता है। ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो इसका जो मात्रक हो गया, मात्रक की जब हम बात करेंगे तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, कूलाम मीटर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। वैद्युत फ्लक्स आप जानते हो, वैद्युत फ्लक्स एक किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हो। तो फाई इक्वल टू द आप EA और काश थीटा कहते हो, जहाँ पर काश थीटा इनके बीच का कोण होता है।
तो अब फाई का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। चलिए इसको अब देखिए, इसका मात्रक आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका मात्रक निकालने के लिए आप ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम हो गया, ठीक है, और ये क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स, यही आपका मात्रक इसका हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये भी लिख सकते हो, ये भी मात्रक आप लिख सकते हो अगर लिखने के लिए आता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में ये भी आ जाता है कई दफ़ा, फ्लक्स का मात्रक भी लिखने के लिए कई दफ़ा पूछा गया है, इसलिए हमने इसको भी इंडिकेट कर दिया है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों का घनत्व बराबर है। अगर आवेश घनत्व बराबर है तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। अगर उसके पृष्ठ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र होता है वह, अगर आवेश पृष्ठ घनत्व पर निर्भर करता है तो जो क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा E1 और E2, यह हमेशा आपस में बराबर होगा। याद रख लो, क्योंकि दोनों सिग्मा 1 पर और सिग्मा 2 पर निर्भर करती हैं। तो सिग्मा 1 इक्वल टू द, अगर सिग्मा आ जाता है तो ये 1:1 आ जाएगा, यानी E1 और E2 का जो अनुपात होगा वह आपका 1/1 हो जाएगा, यानी समान ही होगा, चाहे उसकी त्रिज्याएं कुछ भी क्यों न हो। अगर आवेश घनत्व तो समान है तो उसके पृष्ठ पर की बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हैं वो समान होंगी, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं कि कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर त्रिभुजा के एक घन के केंद्र पर रखा हुआ है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। अब ये अगर कोई घन बना हुआ है आपके पास, घन के पृष्ठ पर रखा हुआ है, पहली बात तो उसकी भुजा को भूल जाओ, यानी आपको गॉस का नियम क्या कहता है कि इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, किसी भी घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हो गए, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु पर अगर रखा हुआ है आवेश, तो उसकी सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई कितना होगा। तो फाई इक्वल टू द, यहाँ पर हो जाएगा सतह का मतलब एक उसके तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला कितना फ्लक्स होगा, तो ये Q/6 एप्सिलॉन नॉट ये आपका आ जाएगा। यानी आपको जो पता है फाई इक्वल टू द कुल Q/एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का प्रमेय कहता है। और इस गॉस के प्रमेय में इसके अगर मध्य बिंदु पर यहाँ पर कहीं रखा हुआ है कितने 17.7 पिको कूलाम का आवेश, तो उसके प्रत्येक भुजा से कितना जो है फ्लक्स निकल रहा होगा। अब वो हो जाएगा, क्योंकि इसके फेस कितने हैं, सतह 1 2 3 4 5 6 हैं, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 17.7 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 टू पावर पिकोफैरेड है, -12 अपान, चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है। तो ये इसके साथ कट जाएगा, और ये अगर हम काटने की कोशिश करें, 1 एकम 1 1 2 जा में ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 3, यानी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी फ्लक्स कितना निकल रहा होगा वह 1/3, और जो इसका मात्रक होता है आपको पता ही है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है, स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, जो भी इस अपान कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, इतना फ्लक्स वहाँ से निकलेगा। अब ये तो बात रही कि अगर फ्लक्स इसके मध्य बिंदु पर रखा हुआ है, अगर फ्लक्स कहीं इसके एक भुजा के कॉर्नर पर रखा होता
तब वहाँ से कितना फ्लक्स निकलता। कॉर्नर से 3 फेसेस गुजरते हैं, 3 फेसेस में बंटवारा हो जाता है उस फ्लक्स का। उसके चारों तरफ अगर हम कॉर्नर को ढकने के लिए लगाते तो 1/25 टाइम्स फेसेस आ जाते, तो 1^4/6 इस तरीके से होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E = 2I + 3J - 4K वोल्ट प्रति मीटर में, ठीक है, E की बात है, वोल्ट पर मीटर का एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A = 2J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना करिए। मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। अब हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करिए। विद्युत फ्लक्स = E.A होता है, E.A है। अब देखिए यहाँ पर J का I यहाँ पर है नहीं, 0 हो जाएगा। J का J के साथ गुणा, 3 दूनी 8 तिया 24, 24 आएगा, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम टू द पावर -1। इतना फ्लक्स वहाँ से निकल रहा होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र से। बहुत आसान है, क्योंकि ये इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होता है तो वो आपका डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत ही प्राप्त होता है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी पर छात्र नहीं कर पाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र विभव का मात्रक क्या होता है। वैद्युत विभव क्या है, जब अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही और परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हो। तो B = W/Q0 होता है। तो पहले तो इसका मात्रक आप जूल, वर्ग का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल पर कूलाम कह सकते हो, या इसका अनादर क्वांटिटी एक मात्रक है जिसे हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका मात्रक 2 हो जाते हैं। जूल पर कूलाम भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, या वोल्ट भी लिखा हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी लिखा हो उस समय वो लिख दीजिए। तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ R परिवर्तन। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 0 हो गई, ठीक है, वहाँ पर जो विभवांतर है V वह समानुपाती R के हो जाता है। यानी विभव जैसे जैसे R बढ़ता चला जाएगा, विभव बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए 20 समानुपाती R के हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसे जूल में क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पर ऑसिलेट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ऊर्जा का मात्रक होता है, और ये भी कह सकते हो, ये ऊर्जा का मात्रक होने के साथ साथ आप डेफिनेशन ये भी देख सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को ठीक है 1 वोल्ट पर त्वरित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, ठीक है। ये आपके डेफिनेशन के रूप में बन जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = आपका आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है। अब वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत धारिता क्या है। वैद्युत धारिता किसी विद्युत को धारण करने की क्षमता होती है, जिसमें वही वैद्युत धारिता कहलाती है। धारिता का मतलब है विद्युत जहाँ पर आवेश धारण होता है, आवेश धारित होता है, उसी की जो नापने की यूनिट होती है उसी को धारिता कहा जाता है। तो अब यहाँ पर किसी भी आवेश किसी भी चालक पर दिया गया आवेश
उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती हो जाता है, यानी Q समानुपाती B के हो जाता है। तो ये Q इक्वल टू द सी बी आ जाता है, तो C इक्वल टू द Q बाई B आ जाता है। तो इसका जो धारिता है, धारिता का जो मात्रक है, मात्रक वह होता है फैरेड। फैरेड एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। फैरेड इसलिए हम जितने भी कैपेसिटर संधारित्र पढ़ते हैं वो माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड में ही पढ़ते हैं या उसी में उपयोग होते हैं। तो इसलिए जो फैरेड है, फैरेड एक धारिता की बहुत बड़ी मात्रक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो C इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला आप लगा सकते हो, जहाँ C इक्वल टू द 1 माइक्रोफैरेड 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 4 पाई 4 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 8.85 के साथ में हम लोग इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो C इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो R इक्वल टू द C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैरेड को में चेंज कर लो माइक्रोफैरेड को। अब 1/4 पाई की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू पावर से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है। तो R इक्वल टू द 9 इंटू 10 टू पावर 23 मीटर, इतने मीटर की उसकी अगर उसको 1 माइक्रो फैरेड उसकी वो है अगर वैल्यू है, तो इतना जो है हमें इतने उसकी त्रिज्या इतनी चाहिए 9 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर की, लगभग 9 किलोमीटर त्रिज्या का जो गोला होगा उसकी धारिता 1 माइक्रोफैरेड होगी। इसलिए पृथ्वी की धारिता अनंत कही जाती है, फिर भी इसकी धारिता 1 फैरेड भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये, 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं और वाइवा में भी एग्जामिनर भी सब कहीं बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देते रहते हो। तो C इक्वल टू द हाफ CB स्क्वायर आप ये डाल के आराम से इसको हल कर सकते हो, क्योंकि हाफ CB स्क्वायर वाला फार्मूला आपके पास पड़ जाएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ ताकि ये आप लोग हल करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हिंट तो आपको दिया है। 6 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लो, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एनर्जी आपकी कितनी है? E इक्वल टू द वो निकल के यहाँ से आ जाएगी एनर्जी कितनी होगी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू द 1/ρ होता है। तो रो क्या है? ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। जब ये प्रतिरोध है विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका जो मात्रक होता है इसका ओम मीटर होगा। तो सिग्मा का मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो सिग्मा का मात्रक ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये याद होने चाहिए, कभी भी टपक पड़ सकते हैं। किसी धारावाही चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व G में क्या संबंध है? आप आराम से J इक्वल टू द सिग्मा E
जे इक्वल टू द सिग्मा ई। ये रिलेशन मैंने अभी एक वीडियो में आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है, आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए। इसे ओम नियम भी, ओम का नियम भी कहते हैं, आपको याद होना चाहिए विद्युत क्षेत्र के टर्म में ओम का नियम। तो ये रिलेशन आप लोग याद कर लिए। जहाँ पर ये चालकता हो गई, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, जे क्या हो गया, धारा घनत्व हो गया। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है ये भी, किस अवस्था में किसी सेल का टर्मिनल वोल्टेज उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो। जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाते ही समय बताया कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है, किसी सेल के टर्मिनल वोल्टेज ही विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि सेल ओपन परिपथ में हो या ये खुले परिपथ में हो। खुले परिपथ में हो या सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाना चाहिए, R इक्वल टू द 0 हो। दो कंडीशनें हो सकती हैं। यह खुले परिपथ में हो, जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तब उनके जो टर्मिनल का जो वोल्टेज है वही विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह डेफिनेशन भी विद्युत वाहक बल की यही है, तो आप लोग याद कर लीजिए इसको भी। सेल के विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विभव मापी से ही सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकते हैं, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर से आप नापने लगते हो विद्युत वाहक बल की, वोल्ट मीटर से हम लोग नापें विद्युत वाहक बल क्या है, तो वोल्ट मीटर नहीं बताता है। वोल्ट मीटर में स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो जिसके थ्रू क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है, तो वो वोल्टेज नापता है। और विभव मापी ही एक ऐसा यंत्र होता है, विभव मापी, जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं, क्योंकि ये शून्य विक्षेप पर काम करता है। शून्य विक्षेप पर, यानी शून्य विक्षेप तब मिलता है जब वहाँ से धारा नहीं बह रही होती है। यानी आपका ये आंसर गलत, वोल्टमीटर से हम नहीं नापेंगे, यानी विभव मापी से हम सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं। यह आंसर आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपवाह वेग BD और धारा I में संबंध। खाली हमें BD और I में संबंध का विस्तृत जानकारी मैंने वीडियो में बना के आप लोगों को दिखा दिया था। अब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि BD और I में संबंध I इक्वल टू द NEA और PT के रूप में, यही आपका विद्युत वाहक बल हो जाता है। अनुगमन वेग BD हो गया और धारा I में संबंध हो गया। यहाँ पर E इक्वल टू द क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या होता है, जो भी हम धातु ले रहे होते हैं, पृष्ठ ले रहे होते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम लिखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम जिसे धारा का नियम कहते हो, धारा का नियम, यानी धारा का नियम ये भी मैं विस्तृत बता चुका हूँ यहाँ पर। यानी किसी बंद परिपथ के किसी जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब, एक अगर धारा इस डायरेक्शन में जा रही, एक धारा इस डायरेक्शन में, एक धारा इस डायरेक्शन में, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 आपने ली। अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 को आप जोड़ देते हो, यानी जाने वाली दिशाओं का योग एक डायरेक्शन में, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 बराबर 0, यही कहने का मतलब है। यानी सिग्मा I इक्वल टू द 0, ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम के लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। द्वितीय नियम भी हम आपको बता देते हैं कि धारा संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। चलिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये किसी बंद परिपथ के लिए दिया। उन्होंने कहा कि किसी बंद परिपथ में, मान लिया जाए कि कोई ये बंद परिपथ आपने इस तरीके से बना लिया, ठीक है।
ये एक प्रतिरोध लगा हुआ, यहाँ से धारा बह रही, ये R3 से धारा बह रही, ये R1 R2 और R3 ले लिया। मान लिया जाए कि यहाँ से जो धारा I1 आ रही है और यहाँ से I2, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगी। यहाँ से धारा I1 ही आ रही होगी, यहाँ धारा I2 ही आ रही होगी, यहाँ पर दोनों धाराएं। तो हम कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर हम A B C D E F ले लेते हैं, इसमें A B E F और A को हम लोग एक मेष मान लेते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो है धारा I1 इंटू R1 प्लस माइनस उल्टी डायरेक्शन में हो गया I2 इंटू R2, यह बराबर हो जाता है E1 माइनस E2 के। कहने का मतलब है सिग्मा ऑफ IR इक्वल टू द सिग्मा ऑफ ई, जो भी वहाँ पोटेंशियल लगा होगा, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। यानी यहाँ से जो धारा जो ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप और लगाई गई धारा वोल्टेज, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए किसी भी परिपथ में। यानी परिपथ का कहने का मतलब है कि उसमें लगाया गया सेल द्वारा दी गई धारा वोल्टेज और उसमें रजिस्टेंस पर के सिरों के बीच या उसके चालक पदार्थ के सिरों के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हीट स्टोन सेट का आरेख तथा संतुलन का प्रतिबंध देखिए ये भी मैंने कई दफ़ा आपको समझा दिया है। कई वीडियो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। अब पूरा तो यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। आरेख आप इस तरीके से बना सकते हो, चार ए और बी ले लो सिरा, सी सिरा यहाँ ले लो जहाँ कनेक्ट करना है, और डी सिरा यहाँ ले लो। ये पी हो गया आपका, क्यू हो गया, आर और एस ले लिया। इसके थ्रू आपने एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी, अब यहाँ पर कोई धारा नहीं मिलनी चाहिए। तो प्रतिबंध हमारा कहने का मतलब ये है कि P बाई क्यू इक्वल टू द R बाई एस, ये हमारा प्रतिबंध कहलाता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि मीटर सेतु अगर आपसे पूछा जाता है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप तुरंत यहाँ पर कह सकते हो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आगे की ओर हम लोग और बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैंने अभी ही बताया कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन यानी P/Q बराबर R/S, यही रिलेशन जब लगाते हो तो S बराबर वहाँ पर जो R प्रतिरोध निकाल के आते हो, RL/100 माइनस L वाला फार्मूला आप लगाते हो और किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हो। क्लियर? अब चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हाँ, ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आना बोर्ड एग्जाम में इस बार तय है कि 1/μ0 का मान क्या है और मात्रक क्या है। यह 1/√μ0 इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की चाल कहा जाता है। और यह तरंग की चाल क्या है? प्रकाश की चाल कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल का मात्रक, कोई भी चाल है उसका मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। ये सबको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र होते हैं जो N सिरे से निकलती हैं और S सिरे पर समाप्त होती हैं। यानी यह
एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऑप्शन आपके पास चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यही ऑप्शन आपका सही तरीके से इस तरीके। चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा ऑप्शन आपके पास ये दे दिया है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई सिस्टम में मात्रक है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। टेस्ला, इसे गॉस भी कहते हैं। गॉस एमकेएस सिस्टम का मात्रक नहीं है, ये दोनों एसआई सिस्टम के मात्रक हैं, याद हो जाना चाहिए। यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, याद कर लीजिए हर हालत में इसको आप लोग। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, न्यूमेरिकल है। चलिए इस न्यूमेरिकल को भी हम लोगों को देख लिया जाए। दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूर पर प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार से दूसरे तार में प्रवाहित के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान और तथा 150 सेंटीमीटर पर लगने वाले बल का। पहले तो एक तार के कारण दूसरे तार पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो निकाल दें। तुम किसी तार के कारण बायो सेवर्ट का नियम लगा सकते हैं, म्यू नॉट I/2 पाई आर वाला फार्मूला लगा के आप यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो, कितना है आई आपके पास 2 पाई आर दिया ही है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू आप रख सकते हो। चलिए थोड़ा हल कर देते हैं, नहीं तो कहोगे कि सर मुझसे ही हल करवा रहे हैं सब कुछ। 40 सेंटीमीटर परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूर यानी 0.4 मीटर हो जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू पावर -7, तो यहाँ पर 10 टू पावर -7 2 इंटू हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई 4 पाई नीचे नहीं है। तो आई की वैल्यू 80 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 80, और आर हमने नीचे रख लिया है तो 0.4 आ जाएगा। अगर यहाँ से बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारी एक जीरो बढ़ जाएगा। 4 1 1 4 2 जा यानी 200, 2 दूनी 4, 400, 4 गुणे 10 की घात -5 4 इंटू 10 टू पावर -5, इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र वहाँ उत्पन्न होगा। अब चलिए, जब इतनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इनके बीच लगने वाले बल की भी बात हम लोग कर लेते हैं। बल की गणना 150 सेंटीमीटर का मतलब 1.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखने वाली बात है, तो लगने वाले परस्पर लगने वाले बल की गणना भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब लगने वाले बल की हम लोग गणना करते हैं, तो ये भी आराम से लगा सकते हो। तो F इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, I1 I2 बटे R हो जाएगा इंटू L हो जाएगा। L ये है आपका और R ऊपर दिया गया है। बस कुछ करना ही नहीं है आपको, आराम से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये 2 इंटू 10 टू पावर -7 यहाँ पर हो गया, इसकी वैल्यू हो गई I1 80 मल्टीप्लाई बाई 80, ये हो गया। दोनों में समान धारा है, चलो इसको ऊपर हटा देते हैं। और R 80 सेंटीमीटर है, तो चाहो तो 80 सेंटीमीटर नीचे लिख दो, क्योंकि सेंटीमीटर आप को मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो ना करो। कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूट जाएगा, क्योंकि दोनों समान यूनिटें हैं, आपस में कट जाएंगी। 8 एकम 8 दहावन 10 आ जाएगा, 10 अट्ठे 800, जो भी आंसर होगा आपका कैलकुलेट होकर उतने न्यूटन का बल आप लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल यानी जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें एक बल लगने लगता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का व्यंजक F इक्वल टू द क्यू बी साइन थीटा, यही लॉरेंज बल का व्यंजक हो गया। यही लॉरेंज इतना लगने वाला जो थीटा है वह B और B के बीच का कोण है। किस वेग से वो किस दिशा में उसमें प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, वही उसका कोण हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, लेंज का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम फैराडे के जो नियम है, फैराडे ने कहा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी कि यानी जब किसी परिपथ से यानी कुंडली में बाध्य चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसके सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक उत्पन्न हो जाता है, यानी E = -d∅/dt इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न EMF उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल। तो उन्होंने कहा जो निगेटिव साइन है वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। इसी को लेंज ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यह लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसको कस के आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए और भूलना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपके पास होगा, तो इसलिए याद करना ज़रूरी है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स फाई = BA cos थीटा होता है, आपको पता ही होना चाहिए। जब ये BA cos थीटा हो गया तो B क्या है? इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। आपस में अगर कटे तो फाई का जो मात्रक है वह वेबर है, फाई का मात्रक वेबर है। तो आपको यानी ये कह सकते हो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर हो गया। चलिए आज यहीं पर अपनी क्लास फ़िलहाल समाप्त करता हूँ और अगली क्लास आपको परसों मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़ आप लोग।